इसके बाद लॉस ऑन थेफ्ट ऑफ कैश बाय एम्प्लॉय हो गया था। उसके बाद है लॉस ऑफ गुड्स और कैश ड्यू टू थेफ्ट और रॉबरी, वही चोरी डकैती कुछ भी हो जाए, पैसा का या गुड्स वगैरह कुछ भी, तो वो सब बिजनेस का लॉस मानकर बिजनेस के इनकम से माइनस हो जाता है। इसके बाद है लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू वार, नेचुरल कैलेमिटीज। अब जैसे कोई बाढ़ आ गया, कोई भूकंप आ गया, इससे नेचर कैलेमिटी से हमारा गुड्स वगैरह डिस्ट्रॉयड हो जाता है ना, ये सब अलाउड खर्चे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है लॉस ऑफ एडवांस पेमेंट। यदि हमने किसी को एडवांस पेमेंट किया हो, अपन किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं ना गुड्स वगैरह के लिए, और वो पैसा डूब गया, तो ये सब लॉस अलाउड होंगे बिजनेस में। उसके बाद प्रीमियम पेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रीमियम पेड फॉर द फायर इंश्योरेंस, लॉक्स आउट एंड स्ट्राइक एटसेट्रा। तो इंश्योरेंस होता है ना भाई, कि भाई कोई लॉक्स आउट या स्ट्राइक वगैरह हुआ, उसमें हमको प्रॉफिट का लॉस हुआ, उसके लिए भी इंश्योरेंस होता है। तो वो प्रीमियम वगैरह जो पे करते हैं सब बिजनेस के अलाउड खर्चे हैं। फायर इंश्योरेंस वगैरह जो करवाते हैं सब अलाउड खर्चे हैं बिजनेस के। अब 17 आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है खर्चों में जो अलाउड है बिजनेस में? सर्टेन डिडक्शन टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका एक्चुअल में पेमेंट करने पर ही डिडक्शन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो बिजनेस में एक्चुअल में पेमेंट करने पर ही उसका डिडक्शन मिलेगा? कोई भी गवर्नमेंट टैक्स, जैसे बिजनेस में होता है ना जीएसटी वगैरह, बोनस एंड कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय। जैसे कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज को बोनस डिक्लेयर कर दिया और अभी तक पे नहीं किया, तो जब पे करता है तब डिडक्शन मिलेगी, जब तक पे नहीं करते उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। बोनस एंड कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बॉडी। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं जिनसे यदि हम लोन लेते हैं तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब हमने उनको इंटरेस्ट पे कर दिया हो। तो इसमें क्या क्या नाम दिया है? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो नाम पढ़े थे ना ऊपर में, पब्लिक इंस्टीट्यूट जो भी है ये दिए ना, कॉरपोरेशन और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो ये सब जो मतलब सेमी गवर्नमेंट होते हैं, इन सब से यदि हमने कोई लोन लिया है और इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है, तो जब तक पे नहीं करेंगे तब तक उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, पे करने पर ही डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांसेस फ्रॉम शेड्यूल बैंक। गवर्नमेंट द्वारा कुछ शेड्यूल बैंक है और उनसे हमने कोई लोन लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट पे करने पर ही डिडक्शन मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू फंड ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, कंट्रीब्यूशन करना बाकी है, तो जब वो कंट्रीब्यूट कर देगा तब उसका डिडक्शन मिलता है। अब आ गया डिसअलाउड खर्चों के नाम, कि बिजनेस में कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड होते हैं, यानी कि बिजनेस में कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं है, मतलब इनकम से माइनस नहीं कर सकता बिजनेसमैन। यदि कहीं कर देगा तो
क्या करना पड़ेगा, वापस इनकम में जोड़ना पड़ेगा, आईटीओ वापस जोड़ देगा असेसमेंट के टाइम कि भाई ये खर्चा आपका अलाउड नहीं है, इसको वापस इनकम में जोड़ दो, वापस इनकम में बढ़ा देते हैं। क्यों अनिल जी? जी सर, जी सर। फर्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड any provision made for these taxes or any penalty or interest regarding such taxes। ये जितने भी टैक्स के नाम दिए हैं ये सब अलाउड नहीं होते बिजनेस में। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, मतलब इनसे रिलेटेड कोई फंड बना के रखते हैं तो ये सब अलाउड नहीं है। इसके बाद क्या है, एनी टाइप ऑफ पेनाल्टी, बिजनेस में किसी भी टाइप की पेनाल्टी अलाउड नहीं होती है। हाँ, ये जो अपन जीएसटी वगैरह लेट पेमेंट करने के पर कोई इंटरेस्ट के रूप में पेनाल्टी लगती है तो वो अलाउड है। अब कोई व्यक्ति स्मगलिंग कर रहा है और माल ला रहा है बेचने के लिए, पेनाल्टी लगा तो इस टाइप के पेनाल्टी वगैरह अलाउड नहीं होंगे ये सब। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे बिजनेस के लिए, फर्नीचर खरीदे, तो ये सब एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं क्योंकि इन पे डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। कल पढ़े थे ना अपन डेप्रिसिएशन, कल या परसों पढ़े थे शायद। इसके बाद सर एक हाँ डाउट बोलिए, है, बोलो। इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, हाँ फर्नीचर। हाँ मशीनरी फर्नीचर का तो चलिए मतलब कि जो है उसमें डिप्रिसिएशन होता है, हाँ, लेकिन परचेज ऑफ लैंड की जहां तक बात है वो तो उसका सर मतलब बढ़ता है, मूल्य तो बढ़ता है, और उस पे जैसे मान लो 2001 नहीं में तो खरीदे यहाँ पे 2019 इसलिए में बेचे, लैंड उसका एंड तो बिल्डिंग वैल्यू बढ़ता एक, है सर ना। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, जिस जमीन पे आप मकान बनाए हो तो ओनली लैंड है तो उसमें डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। और ये खर्चे नहीं बिजनेस नहीं, में इसमें अलाउड नहीं है। एक और डाउट है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्चे डिसअलाउड है वो पढ़ रहे हैं। और डेप्रिसिएशन तो वैसे भी अलाउड नहीं होता है लैंड पे, क्योंकि बिल्डिंग पे अलाउड होता है, लैंड पे नहीं अलाउड नहीं होता है। कल अपन जो पढ़े थे उसमें लैंड पता पे है कहाँ दिया कि था डेप्रिसिएशन, नहीं दिया था। और ये अभी परचेज दिया नहीं है नहीं इसमें, कि ये सब चीजें अपन खरीदते हैं तो इन ये सब खर्चे बिजनेस में डिसअलाउड है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात करके, हाँ हाँ अगर लैंड के साथ बिल्डिंग भी बना हुआ है तो उसमें बिल्डिंग का तो डिप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन हाँ, लैंड का दाम बढ़ता है, कभी कभी लैंड बिल्डिंग दोनों का दाम बढ़ जाता है सर। वो तो एक्चुअल में लैंड का बढ़ता है, बिल्डिंग का थोड़ी बढ़ता है। वो तो बिल्डिंग उस जमीन पे, उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई करके उसका वैल्यू बढ़ता है, बिल्डिंग का तो वैल्यू कम ही होता है, जैसे यूज करते हो कमजोर होते जाती है वो तो। ठीक। वो लैंड के कारण वैल्यू बढ़ती है, हाँ बिल्डिंग की वैल्यू। अपन एक्चुअल में बोलते हैं कि इस बिल्डिंग की वैल्यू, एक्चुअल में उस जगह की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड की। हम तो ये बात सही बोल, जगह के वैल्यू का। हाँ जी। इसके बाद इनको बेचने से कोई लॉस होता है, कैपिटल एसेट्स को बेचने से, तो ये लॉस भी बिजनेस में अलाउड नहीं है क्योंकि ये सब उसमें ये इसका हेड अलग चले जाता है। कौन सा? कैपिटल गेन। इसके बाद एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर और इन पॉम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर या पॉम्पलेट में ऐड देते हैं तो अलाउड नहीं होता है। इसके बाद डोनेशन, गिफ्ट, सब्सक्रिप्शन, हेल्प विच आर नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी अपन डोनेशन वगैरह देते हैं तो ये सब बिजनेस में अलाउड नहीं होता है। बिजनेस में केवल जो एसोसिएशन वगैरह को चंदा देते हैं बस वही अलाउड है। इसके बाद
पर्सनल खर्चे भी अलाउड नहीं है बिजनेस में। के बाद खुद की कैपिटल का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। कई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या खुद नहीं अपना लोन दे, या बिजनेस में खुद के बिजनेस में खुद ही लोन दे रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। प्रोपराइटर की भी सैलरी अलाउड नहीं है। यदि प्रोपराइटर बोलता है कि भाई मैं खुद काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपनी सैलरी चार्ज की, तो वो सैलरी अलाउड नहीं होती है। इसके बाद ये ये सर अकाउंटिंग में मतलब केवल अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या लोन क्लब में जो भी देता है। हाँ, पर इनकम टैक्स पर्पज से जब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, तो उसमें अलाउड नहीं है। केवल अकाउंटिंग में मतलब अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस में नहीं कर हाँ, पाते। उसमें अलाउड नहीं है। जी। अब फिर इन लोग अकाउंटिंग पर्पज से भी क्यों अलाउड करते हैं नहीं मालूम, क्योंकि सर कुल बहुत मिला सारी के चीज है जैसे टैक्स कि के समय अकाउंटिंग। तो वापस डिसअलाउड हो जाता है वो। इसके बाद अकाउंटिंग नेक्स्ट। में इनकम टैक्स भी तो सर करते हैं अपन। हाँ जी, नहीं, इनकम टैक्स कंपनी में अलाउड होता है, ये जो क्या इंडिविजुअल अकाउंटिंग के समय बिजनेस होता है इनकम टैक्स भी उसमें तो हम अलाउड लोग नहीं सर ये होता है। प्रॉफिट से घटा देते हैं। वो तो है कि उसके ड्राइंग्स में चले जाता है। इनकम टैक्स बिजनेस में अलाउड नहीं होता है। पेमेंट आउटसाइड हाँ वही इंडिया, कह रहे हैं सर, अकाउंटिंग में अपन लोग करते हैं केवल। अकाउंटिंग में भी अलाउड नहीं है इनकम टैक्स। वो तो कंपनी में अलाउड है, इंडिविजुअल जो बिजनेस होता है उसमें अलाउड नहीं होता है। कंपनी में तो इनकम टैक्स अलाउड होता है ना, प्रोविजन पर इनकम टैक्स। पर वो भी खर्चे में कहाँ होता है, अप्रोप्रिएशन वाली आइटम में चले जाता है। टैक्स देने के बाद टैक्स प्रिपरेशन टैक्स देने जैसे के वो पहले के इनकम टैक्स अमाउंट पे जो टैक्स पे लगता करता है। है सर वो भी तो। टैक्स माइनस करने के बाद की इनकम पे थोड़ी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। टैक्स चार्ज करने के पहले की इनकम पे तो टैक्स देते हैं ना। हम्म। इसके जी बाद जी जी वही कह रहे हैं अकाउंटिंग के। पेमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्ट ऑफ टैक्स। आपने इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट किया किसी भी चीज का, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा, बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया, तो ये सब डिसअलाउड खर्चे होंगे। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, कोई हमारे यहाँ रिलेटिव काम कर रहा है और उसको हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, तो वो भी डिसअलाउड होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ज्यादा क्या काम है? हमको तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई एक्सेस पेमेंट हुआ है करके। अब एक्चुअल लाइफ में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, वो भी नहीं मालूम। देखते होंगे कि क्या कैपेसिटी, क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका देखते होंगे। फिर प्रोविजन एंड रिजर्व, किसी भी टाइप का बिजनेस में प्रोविजन एंड रिजर्व अलाउड नहीं है। खाली वो बैंक के लिए जो पढ़े थे अपन, बस उनके लिए अलाउड है। इसके बाद पास्ट लॉसेस चार्ज टू पीएल अकाउंट, यदि आपने अपने बिजनेस की इनकम से कोई पुराने लॉस को चार्ज कर दिया है, तो वो भी वापस इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर एक्सपेंडिचर इनकम टू बाय ऑफ कंपटीशन, यदि कोई व्यक्ति कंपटीशन रोकने के लिए कुछ खर्चे करता है ताकि कोई व्यक्ति हमारे से कंपटीशन ना करे, तो ऐसे खर्चे भी डिसअलाउड होते हैं, क्योंकि आप किसी को बिजनेस करने के लिए रोक नहीं सकते। एक्सपेंडिचर ऑन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, यदि कोई अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं शिफ्ट कर देता है, तो उसके शिफ्टिंग के खर्चे भी अलाउड नहीं है, सब डिसअलाउड है। यदि माइनस कर देगा कोई व्यक्ति, तो वापस उसकी इनकम में जोड़ दिया जाता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इश्यूइंग शेयर्स, शेयर वगैरह को इश्यू करने के खर्चे भी डिसअलाउड है। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए कोई व्यक्ति किसी को पेमेंट करता है गुडविल का पैसा। जैसे कभी कभी अपन कोई चीज खरीदते ना, और उसका जितना वैल्यू है उससे ज्यादा पे कर देते हैं, तो उसको गुडविल बोलते हैं, जितना ज्यादा वैल्यू पे करते हैं। तो ये सब डिसअलाउड खर्चे, क्योंकि उस पर गुडविल तो राइट ऑफ की जाती है धीरे धीरे। एमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन जैसा उसमें अलाउड होता है खर्चा।
पेमेंट ऑफ कैश, कैश में पेमेंट कितने रुपए तक कर सकते हैं? 20,000 सर। 10,000 रुपए तक। नहीं, अब 20,000 है। पहले था 20, उसके बाद तो 10 हो गया। हाँ, 10 कर दिया था हाँ, सर। चेंज हो गया, 10 हो गया। हाँ, लास्ट ईयर 10 हो से गया चेंज था। हो गया था, हम्म। पहले 20 था। और कोई फेयर गुड्स वाला, ट्रांसपोर्ट वाला है तो 35,000। जी। और यदि इससे ज्यादा पेमेंट करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैश में करता है, तो फिर वो खर्चा पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि 10,000 कम करके और बाकी का, किसी ने मान लो 18,000 रुपए कैश में पेमेंट किया तो उसका 18,000 पूरा ही डिसअलाउड ही होगा। ऐसा नहीं कि 10,000 कम करके। ट्रांसपोर्ट तो सर 35,000 तक कर सकता है वो। हाँ जी, इन द केस ऑफ फेयर ऑफ ट्रांसलेशन गुड्स, मतलब फेयर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विथ बिजनेस, कोई ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो सब डिसअलाउड होते हैं। फिर अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अनडिस्क्लोज है, जिसको हमने शो नहीं किया है। तो ऐसे खर्चे जो व्यक्ति शो नहीं करता है, अनडिस्क्लोज है, और बाद में पता चलता है तो ये सब वापस इनकम में जोड़ दिए जाते हैं, ये सब डिसअलाउड है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और नहीं मालूम ये पैसा कहाँ से आया, तो ये सब इनकम में ऐड कर देते हैं। यदि कोई बिजनेस का पैसा है और आप कहीं इन्वेस्ट किए और अनडिस्क्लोज है, उसको डिस्क्लोज नहीं किए, तो ये सब वापस इनकम में ऐड हो जाता है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के दो मेथड होते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है, केवल कितना कैश आया कितना कैश गया, बस उसी को ध्यान देते हैं। कोई देना बाकी है, लेना बाकी है, खर्चा, उसको ध्यान नहीं देते। और मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपने अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपए सैलरी होती है, लेकिन आपने अभी तक उसको 18,000 ही पे किया है, तो मर्केंटाइल सिस्टम में पूरा 20,000 ही खर्चा माना जाएगा, 18,000 नहीं लेंगे, पूरा 20,000 लेंगे। और वही अभी कैश सिस्टम है, ज्यादातर जो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इन लोग अपने अकाउंट जो है ना कैश सिस्टम से मेंटेन करते हैं। तो जितना इस साल उनको मिला वो इस साल की उनकी प्रोफेशन की इनकम, और प्रोफेशन से रिलेटेड जो कुछ भी इस साल पे किया वो इस साल का खर्चा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का भी अभी एडवांस में पे कर दिया तो भी वो इसी साल के खर्चे में आ जाता है। कब, जब कोई भी व्यक्ति कैश सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करता है तब। और मर्केंटाइल सिस्टम से मेंटेन करता है तो उसमें कोई एक्सपेंडिचर पे करना बाकी है, कोई इनकम मिलना बाकी है, तो वो सब उस साल से रिलेटेड बस होना चाहिए, तो वो उसी साल के इनकम और एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो, चाहे पे किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो मर्केंटाइल सिस्टम में जिस साल का है उस साल में पूरा ले लेते हैं, चाहे पे किया हो या ना किया हो, तो उसको मर्केंटाइल सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन में जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है तो वो मर्केंटाइल सिस्टम होता है, और रिसिप्ट या पेमेंट या कैश अकाउंट दिया रहता है तो वो कैश सिस्टम होता है। अब इसका फॉर्मेट वगैरह कल बताएंगे आपको कि इसमें इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जानने के लिए अपन फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।